नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने यह देखा था कि किस तरह अब्राहम लिंकन ने गृहयुद्ध जीतने के लिए अपनी खुद की मुद्रा छापी थी और कैसे उनका यही कदम उनकी मृत्यु का भी कारण बना। हमने यह भी देखा था कि कैसे रॉकफेलर और मॉर्गन आपस में मिल गए और यह भी कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध करवाया गया था। अगर आपने धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन एपिसोडों को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। हमने उन एपिसोडों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज के एपिसोड में हम यह देखेंगे कि रूस की क्रांति क्यों करवाई गई थी और कैसे बैंकर्स ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं 8वें एपिसोड की। इस विषय में अगर आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसे आप bankjaal.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप bankjaal.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। 1914 में शुरू हुए विश्व युद्ध को अब चलते हुए 2 साल हो गए थे। बैंकर्स द्वारा पैसे पहुंचाकर इस युद्ध को लगातार बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि अब बैंकर्स का अमेरिका पर पूरे तरीके से नियंत्रण हो चुका था। इसलिए उन्होंने दुनिया में अपनी हुकूमत जमाने के लिए अमेरिका को अपना सबसे बेहतरीन मोहरा बनाना शुरू कर दिया था। दुनिया में कोई भी देश अगर अमेरिका से ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाता तो ये बैंकर्स उस देश को अपने नियंत्रण में लाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देते थे। कुछ ऐसा ही रूस के साथ भी हुआ। साल 1916 आते आते रूस की ताकत अमेरिका से ज्यादा होने लगी थी। इस ताकत के बढ़ने के कई कारण थे। एक तो यह कि रूस में अभी तक रूस के राजा जार का ही शासन चल रहा था, और दूसरा कारण यह कि उस समय रूस के अंदर तेल का उत्पादन अमेरिका से ज्यादा होने लगा था। बैंकर्स दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए लीग ऑफ नेशंस संस्था बनाना चाहते थे, लेकिन रूस की बढ़ती ताकत को देखकर बैंकर्स को चिंता होने लगी कि अगर रूस अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो गया तो बैंकर्स का साम्राज्य खतरे में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले तो रूस के राजा को अपने साथ मिलाना चाहा और लीग ऑफ नेशंस बनाने की गुप्त योजना को जार के साथ साझा भी किया। लेकिन इसके विपरीत जार ने इस गुप्त योजना को अपना समर्थन नहीं दिया और एक कदम आगे बढ़कर इस योजना का सबके सामने खुलासा भी कर दिया। बैंकर्स को समझ आ गया कि जार ऐसे ही बातों में आने वाला नहीं है और अब जार को उसकी कुर्सी से ही हटाना पड़ेगा। फरवरी 1917 आते आते रूस के अंदर सरकार के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे थे और एक शांतिपूर्ण क्रांति ने जन्म ले लिया। बैंकर्स ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस शांतिपूर्वक क्रांति को और भड़काने के लिए जर्मनी की सरकार के माध्यम से लेनिन और ट्रॉट्स्की को $2 बिलियन की मदद कर दी, जिसके बाद साम्यवाद के नाम पर शांतिपूर्ण क्रांति ने खूनी क्रांति का रूप ले लिया और बैंकर्स के एजेंट ही रूस की सत्ता में आ गए। क्रांति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता रहे यूजिन लियोन्स ने लिखा है, लेनिन, ट्रॉट्स्की और उनके साथियों ने राजशाही को नहीं उखाड़ फेंका, उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका, जिसे मार्च 1917 में हुई एक लोकप्रिय क्रांति के माध्यम से स्थापित किया था। सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बैंकर्स चाहते थे। पार्टी ने रूसी वाणिज्य को मुक्त व्यापार के लिए खोल दिया और बैंकिंग प्रणाली को भी निजी हेरफेर के लिए खुला छोड़ दिया। रूस में स्थापित इस नई सरकार ने धीरे धीरे पुराने सब नियम खत्म करने शुरू कर दिए। जैसे कि 1917 में देश की बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन इस प्रणाली को कम्युनिस्ट सिद्धांत पैसे बिना अर्थव्यवस्था के विरुद्ध जाकर 1920 में भंग कर दिया गया। इस विषय में एडवर्ड ग्रिफिन अपनी पुस्तक द क्रिएचर फ्रॉम जेकाइल आइलैंड में लिखते हैं, 1922 में सोवियत संघ ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय बैंक का गठन किया। इसका स्वामित्व कम्युनिस्ट सिद्धांत के अनुसार राज्य का नहीं था, बल्कि यह निजी बैंकरों के एक गिरोह द्वारा संचालित था। इनमें न केवल जार के पूर्व बैंकर थे, बल्कि स्वीडिश, जर्मन और अमेरिकी बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस सत्ता को स्थापित करने में
विदेशी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड और ब्रिटिश सरकार से आया था। देश में बने इस नए बैंक के विदेश प्रभाग के निदेशक के रूप में मैक्स मई को नियुक्त किया गया। मैक्स मई, जो कि उस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में मॉर्गन की गारंटी ट्रस्ट कंपनी के भी उपाध्यक्ष थे। अक्टूबर क्रांति के बाद आने वाले सालों में सोवियत संघ ने ब्रिटिश और अमेरिकी कारोबार के लिए अपने देश में बड़े बड़े ठेके बांट दिए। एंटनी सी स्टन अपनी किताब वॉल स्ट्रीट एंड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन में इसके बारे में सारे सबूत प्रस्तुत करते हैं कि कैसे ये क्रांति करवाकर सोवियत संघ को अमेरिकी, ब्रिटिश और जर्मन भेड़ियों के सामने खुला छोड़ दिया गया। लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता में आए स्टालिन। स्टालिन सही मायने में कम्युनिस्ट थे। सत्ता में आते ही स्टालिन ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और बैंकर्स को नियंत्रण में रखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गई थी और अब उन्हें अपने विश्व नियंत्रण का सपना सच होने के बहुत करीब लगने लगा था। दुनिया के देशों को एक नियंत्रण के नीचे लाने के लिए बैंकर्स ने रणनीति बनाई कि सभी देशों को मिलाकर कुछ संस्थाएं बनाई जाएं और देशों को इनके अंतर्गत रखा जाए, ताकि चाहे अनचाहे सभी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वतंत्र निर्णय ना ले पाएं और इन संस्थाओं के निर्णयों में ही बंद कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं के बारे में यूरोपीय संघ के वास्तुकार जीन मोनेट ने एक बार लिखा था, मनुष्यों के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन संस्थाओं के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। जब मानव जाति असफल होती है तब अच्छी संस्थाएं इसे बचाती हैं। बैंकर्स ने अपनी इस रणनीति को अंजाम दिया और 1919 में दुनिया के लगभग सभी देशों को लेकर लीग ऑफ नेशंस बनाया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अमेरिका की विदेश नीति को भी नियंत्रित करने के लिए 1919 में ही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR बनाया, जो अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में ना होकर बैंकर्स का ही एक गुप्त समूह था। इस तरीके के षड्यंत्रों को प्रक्रिया में लाने के लिए मीटिंग या बैठकें होना बहुत जरूरी होता है और इसी प्रकार की एक बड़ी बैठक 1954 में बिल्डरबर्ग नामक होटल में की गई। आमतौर पर ऐसी बैठकें किसी संगठन के बैनर तले की जाती हैं और ऐसी बैठकों का मुद्दा भी प्रकाशित किया जाता है, लेकिन ये बैठक ना तो किसी संगठन के बैनर तले और ना ही किसी उद्देश्य के प्रकाशित हुए खुफिया ढंग से चल रही थी। बैठक करने वाले इस समूह का कोई नाम नहीं था, इसीलिए इसका नाम बिल्डरबर्ग समूह पड़ गया। ये बैंकर्स का दुनिया का सबसे खुफिया समूह माना जाता है, जहां से दुनिया की दशा और दिशा तय होती है। 1973 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों का एक ट्राइलेटरल कमीशन यानी कि त्रिपक्षीय आयोग बना, जिसमें बाद में अंतरराष्ट्रीय बैंकर, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी अधिकारी जुड़ गए। इसी तरह के कुछ और खुफिया समूह आपस में रणनीतिकार गोलमेज समूह का निर्माण करते हैं, जहां बैठकर दुनिया का वर्तमान और भविष्य तय किया जाता है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि साल 1929 में दुनिया के अंदर महामंदी कैसे लाई गई थी और क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के हत्यारे कभी पकड़े नहीं गए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।